नमस्कार बच्चों। तो आज हम विज्ञान भाग 1 में 5वां पार्ट देखने वाले हैं। ऊष्मा क्या होती है। ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है, यह हम जानते हैं। पिछली कक्षा में पढ़े हैं कुछ चीज़ें ऊष्मा के बारे में। ऊष्मा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है ना। ऊष्मा और तापमान में क्या अंतर है, ये सब चीज़ें हमने देखा है। तो आज उसके आगे का जो भी पार्ट है उसको देखेंगे। और जैसे कि हम देखते हैं बर्फ़ को बाहर निकालते हैं तो वह धीरे धीरे पिघलने लगता है कि नहीं। बर्फ़ को अंदर पानी को फ्रीज़र के अंदर रखते हैं तो क्या होता है, वो बर्फ़ बन जाता है। तो इन सब चीज़ों में ऊष्मा का काम है। ओके, फिर हम देखते हैं, अब शुरू करते हैं पाठ। तो ऊष्मा पाठ में गुप्त ऊष्मा है, फिर पुनर्हिमायन है, पानी का असंगत व्यवहार, उस बिंदु तापमान और आर्द्रता, विशिष्ट ऊष्माधारिता है। अब इसमें देखेंगे कि हमने पिछली कक्षा में ऊष्मा और ऊष्मा के संचरण के विभिन्न प्रकारों की जानकारी प्राप्त की है। ऊष्मा के कारण ठोस पदार्थों का द्रव में और द्रव पदार्थों व गैसीय पदार्थों का संकुचन तथा प्रसरण होता है। इन संबंधी कुछ प्रयोग हमने करके देखे हैं। जैसे ऊष्मा तथा तापमान, इनमें भी अंतर जान चुके हैं। तापमापी से तापमान को किस प्रकार मापते हैं हमने अध्ययन किया है कि तापमापी में सेल्सियस रहता है, डिग्री सेल्सियस, उस हिसाब से तापमान को मापते हैं। आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया है आगे। गुप्त ऊष्मा, जब तक सभी बर्फ़ के टुकड़े, देखिए इसमें बर्फ़ के टुकड़े दिए और यहाँ से नीचे से बर्नर लगाया गया। तो जब तक सभी बर्फ़ के टुकड़ों का पानी नहीं होता तब तक मिश्रण का तापमान 0 नहीं आता। तो यदि तापमान 0 आएगा तभी वह जाके बर्फ़ के टुकड़े क्या होंगे, माइनस पानी में होंगे। बर्फ़ का संपूर्ण पानी होने पर ऊष्मा देना जारी रखेंगे तो तापमान में क्या होती है, वृद्धि होगी। पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। तो इस तापमान पर पानी का रूपांतरण क्या होता है, वाष्प में हो जाता है। और संपूर्ण पानी का वाष्प में रूपांतरण होते समय पानी का तापमान क्या हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और तापमान में होने वाले परिवर्तन व उसे लगने वाला समय, इनके संबंध को दर्शाने के लिए आलेख 5.2 में दिखाया गया है। देखिए इस आलेख में रेख AB स्थिर तापमान पर बर्फ़ का पानी में रूपांतरण किया जाता है और बर्फ़ को ऊष्मा देने पर एक विशिष्ट तापमान पर अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलकर उसका रूपांतरण पानी में होता है। यह परिवर्तन होते समय बर्फ़ ऊष्मा को अवशोषित करता है और यह ऊष्मा का अवशोषण बर्फ़ का पूर्णतः द्रव में रूपांतरण होने तक जारी रहती है। इस डायग्राम को हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर ये है डायग्राम। यहाँ पर बर्फ़ प्लस पानी, देखिए यहाँ पे दिया है। और जब उसको हम उबालेंगे तो यहाँ पर वाष्प बन रहा है, CO2। तो इस बीच मिश्रण का तापमान स्थिर रहता है। जिस स्थिर तापमान पर बर्फ़ का रूपांतरण पानी में होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रवणांक कहते हैं। ये अंडरलाइन कर लीजिए। जिस स्थिर तापमान पर बर्फ़ का पानी में रूपांतरण होता है उस स्थिर तापमान को बर्फ़ का द्रवणांक कहते हैं। अवस्थाओं में परिवर्तन होते समय पदार्थ अर्थात यहाँ बर्फ़ ऊष्मा को अवशोषित करता है परंतु उनके तापमान में वृद्धि नहीं होती। इस संपूर्ण अवशोषित ऊष्मा का उपयोग परमाणु अणु के बंध को छीन कर के ठोस का द्रव में रूपांतरण करने के लिए होता है। और ठोस का द्रव में रूपांतरण होते समय स्थिर तापमान पर ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे पिघलने की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये दिया है। अब यहाँ पे ये अंडरलाइन कर लीजिए। इकाई द्रव्यमान के ठोस पदार्थों का द्रव में पूर्णतः रूपांतरण होते समय स्थिर तापमान पर जिस ऊष्मा का अवशोषण होता है ऐसी ऊष्मा को पिघलने की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब इसमें क्या दिया गया है, बर्फ़ का पानी में पूर्णतः रूपांतरण होने के पश्चात तापमान में वृद्धि होती है और तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है। रेख BC या पानी के तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि दर्शाता है। उसके बाद ऊष्मा देकर पानी के तापमान में वृद्धि नहीं होती। इस तापमान पर अवशोषित संपूर्ण ऊष्मा को द्रवों के बीच के अणुओं के बंध तोड़ने के लिए और द्रव का गैस में रूपांतरण करने के लिए उपयोग होता है।
द्रव का रूपांतरण गैस में होते समय ऊष्मा अवशोषित होती है, परंतु उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती। तो इसलिए जिस स्थिर तापमान पर द्रव का रूपांतरण वायु में होता है, वायु मतलब गैस में होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस पदार्थ का क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। स्थिर तापमान पर द्रव का रूपांतरण गैस में होते समय अवशोषित की गई ऊष्मा को वाष्प की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो ये यहाँ पे दिया है, देखिए। इकाई द्रव्यमान के द्रव पदार्थ का गैसीय पदार्थों में पूर्णतः रूपांतरण होते समय स्थिर तापमान पर जो ऊष्मा द्रव द्वारा अवशोषित की जाती है, उस ऊष्मा को वाष्प की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा कहते हैं। दिया है। फिर आगे अलग अलग पदार्थों के द्रवणांक क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। उसी प्रकार अलग अलग पदार्थों के क्वथनांक भी भिन्न भिन्न होते हैं। हवा का दाब समुद्र सतह की हवा की दाब से कम या अधिक होगा तो द्रवणांक क्वथनांक भी तथा विशिष्ट गुप्त ऊष्मा में भी क्या होता है, परिवर्तन दिखाई देता है। फिर नीचे दी गई तालिका में देखो दिया गया है पदार्थ, पानी, बर्फ, तांबा, इथाइल, अल्कोहल, सोना, चांदी, सीसा, इन सब का द्रवणांक और क्वथनांक दिया गया है और पिघलने की विशिष्ट ऊष्मा दी गई है। ठीक है। ये देखिए पुनर्हिमायन किसे कहते हैं। आपने बर्फ़ का गोला तैयार करते हुए देखा है, हमने देखा है। बर्फ़ के चूरे को लकड़ी के सीके से एक सिरे से हाथ दबाकर बनाया जाता है। बर्फ़ का चूरा पुनः मजबूत गोला जैसा बन जाता है। हमने जो गोला खाते हैं, गोला बनाते समय देखते होंगे कि वो किस तरीके से बर्फ़ को दबाकर गोला बनाता है। बर्फ़ के दो टुकड़े लेकर उसे दबाकर रखें तो कुछ समय के बाद वे टुकड़े एक दूसरे से मजबूती से चिपक जाते हैं। अब यहाँ पर किसका यूज़ है, पुनर्हिमायन का। देखिए यहाँ पर दिया डायग्राम, भार दिया गया बर्फ़। देखिए तार के दो सिरों पर द्रव्यमान में बांधकर बर्फ़ के खंड पर रखने पर धीरे धीरे बर्फ़ के खंड में धंस जाती है और कुछ समय बाद बर्फ़ के खंड से बाहर आती है, परंतु बर्फ़ टूटता नहीं है। दाब के कारण बर्फ़ का पिघलना और दाब कम करने पे बर्फ़ का पुनः जुड़ना, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पुनर्हिमायन कहते हैं। देखिए कुछ समय के बाद बर्फ़ खंड से बाहर आती है, परंतु यहाँ से दिखा है दाब के कारण बर्फ़ का पिघलना तथा दाब करने पर पुनः बर्फ़ होना, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पुनर्हिमायन कहते हैं। फिर दाब के कारण बर्फ़ का द्रवणांक 0 से कम होता है, अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बर्फ़ का पानी में रूपांतरण होता है। दाब निकलने से द्रवणांक पूर्ववत हो जाता है और मतलब 0 डिग्री सेल्सियस होता है तथा पानी का पुनः बर्फ़ में रूपांतरण हो जाता है। तो आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।